हेलो बच्चों, आई वेलकम ऑल यू टू माय चैनल लर्न इन एक्सेल विद आंचल। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीजी बोर्ड का 9th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक्स से बहुत छोटी छोटी चीज़ों से पूरा 9th का मैथमेटिक्स कवर करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होते जाएंगे तो आप कमेंट में वो सब पूछते जाएंगे और धीरे धीरे हम मैथमेटिक्स पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 है मैथ्स का हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल सभी चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, और यूनिट 1 थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के पहले है वो थोड़ा हिस्ट्री है। पर किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री अगर हम जान लें तो वो अच्छा होगा। ठीक है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी। और दूसरी चीज़ कि जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर है वो हमें बताता है कि कैसे हम जिनको क्रेडिट देना चाहिए, जो हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियंस हैं, इंडियन मैथमेटिशियंस हैं, उनको हम उनका जो ड्यू क्रेडिट है वो देते नहीं हैं। तो इसमें हमें पता चलेगा कि कैसे वो लोग अपने टाइम पे ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे थीरम्स जो हैं वो उनको पता थी, जो हम बाद में जो वेस्टर्न मैथमेटिशियंस को बाद में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हम सब जानते हैं कि क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पर हमारे जो बोधियन थ्योरम है, ठीक है, हमारे जो मैथमेटिशियन थे बोधियन, उन्होंने ये चीज़ तो बहुत पहले ही उनको ये चीज़ बहुत पहले से पता थी, पर हम उनको कभी भी क्रेडिट नहीं देते। तो इसमें हम अपने मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले यही है कि अब देखो, मैथ्स जो रिटन मैथ्स है वो तो बाद में आया। ठीक है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके पहले मैथ्स था नहीं, बिल्कुल था। अगर नहीं होता तो आप सोचो, आपसे पेपर में एक स्क्वायर तो बनता नहीं है बिना नापे, बिना स्केल की हेल्प से एक प्रॉपर स्क्वायर अपने को बनाना आता नहीं है। पर जब हम अपने एंशिएंट कंस्ट्रक्शंस और आर्किटेक्चर देखते हैं तो उसमें कैसे परफेक्ट शेप्स, बड़े बड़े, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें कैसे बाथ जो थे वो, और जो रोड्स थी वो बिल्कुल परफेक्ट राइट एंगल्स में कटी हुई क्रॉस रोड्स, तो ये सब बनी थी ना। तो इसका मतलब ये है ना कि मैथ्स, मतलब उस समय भी कैलकुलेशंस तो होते रहे होंगे ना। ठीक है, तो वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें यही लिखा है कि बिफोर एग्जिस्टेंस ऑफ ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं जहाँ पे हम एविडेंस ऑफ मैथ्स हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो सम पिक्चर्स और सिम्बल्स हैव बीन फाउंड विच इंडिकेट टूवर्ड्स बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स इन एंशिएंट टाइम्स। जैसे कि केव्स ऑफ साउथ अफ्रीका में ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मिलते हैं हमें, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और भी कुछ कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो हैं वो हमें ओकर रॉक्स में मिलते हैं साउथ अफ्रीका में। ओके, दूसरा है इशंगो बोन्स नियर नाइल रिवर। ठीक है, तो नाइल रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो नाइल रिवर के पास इशंगो बोन्स क्या होते हैं? बोन्स होते हैं लंबे, परपेंडिकुलर लंबे बोन्स, जिसमें हमें क्या हुआ है, जिसमें हमें पैटर्न्स मिले हैं, एचिंग करके ना उसमें पैटर्न्स बनाए गए हैं जिसको वो यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। ठीक है, तो आप लोग अगर इशंगो बोन्स सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको उसका इमेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो इशंगो बोन्स मिले हैं। और भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसे हमें जो एविडेंस देते हैं नॉलेज ऑफ मैथ्स का एंशिएंट टाइम्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन एंशिएंट इंडिया में। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एंशिएंट इंडिया में जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, IVC, वहाँ पे हमें किसका एविडेंस मिला है? वेट्स एंड मेजर्स। वो लोग नापते तोलते थे, जैसे मार्केट भी लगता था वहाँ पे, तो वो उनके पास एक प्रॉपर वेट का सिस्टम था, मेजर करने का सिस्टम था। ठीक है, और वेट्स एंड मेजर्स ये सब नापना तोलना किसके अंतर्गत आता है? मैथ्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, एडवांस्ड ब्रिक टेक्निक थी, कैसे कहाँ पे कौन सी ब्रिक कैसे रखी जाए तो फिर वो दीवार बनेगी, और सारी दीवार कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा और अपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि उनका जो आर्किटेक्चर था वो कितना एडवांस्ड था। ठीक है, तो वो रोड्स कट एट राइट एंगल्स, जो उनकी रोड्स थी बिल्कुल राइट एंगल्स पे कट। ठीक है, और
बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। तो ये सब क्या बताता है हमको कि उनको बहुत बढ़िया नॉलेज था, ठीक है। भले डॉक्यूमेंटेड ना हो लेकिन नॉलेज तो था, इसमें तो इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। वैसे ही चाइनीज़ मैथमेटिक्स में आ जाए हम, तो चाइनीज़ मैथमेटिक्स में जो हमको एविडेंस मिलता है वो है शैंग डायनेस्टी में, ठीक है। ये है 1600 से 1046 BC, ठीक है। कितना हो गया आज से लगभग, अभी का ले लो 2500 साल और 1600 साल, ठीक है। तो इतना पुराना, ठीक है। इन लोग क्या करते थे, टॉर्टॉइस शेल्स, जो कछुए का जो शेल होता है ना, उसमें एचिंग करते थे, मतलब उसमें कुछ कार्विंग करके एचिंग करके ये लोग, इन लोग का कुछ चलता था, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह। और ओल्डेस्ट जो हम लोग को रिटन मैथ्स का प्रूफ मिलता है वो कहाँ मिलता है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन कहाँ, मेसोपोटामिया में थी। मेसोपोटामिया क्या है, मेसोपोटामिया आप लोग अपने अपने एटलस में देखिएगा जाके, जो प्रेजेंट डे इराक वाला रीजन है ना, ठीक है, वो है वहाँ पे, वो रीजन मेसोपोटामिया कहलाता था। और वहाँ पे जो सुमेरियन सिविलाइजेशन, जैसे अपने यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वैसे ही वहाँ पे सुमेरियन सिविलाइजेशन है। वहाँ पे अपने को प्रूफ ऑफ रिटन मैथ मिला है, ठीक है। मतलब उन्होंने पहली बार जो डॉक्यूमेंट किया मैथ्स को, ठीक है। और वहाँ पे जो मेजरमेंट साइंस है वो 3000 से 2500 BC पहले, मतलब लगभग 5000 साल पहले, ठीक है, वहाँ पे मेजरमेंट साइंस डेवलप हो गया था। मेजरमेंट साइंस का मतलब वही नाप तोल, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए ये तो एक हिस्ट्री का ओवरव्यू हो गया मैथ्स का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया में। हिस्ट्री किसके रेस्पेक्ट में, इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो आपके बुक में क्या है कि कुछ कुछ ऐसे श्लोक या दोहे जैसा कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपको उसको रटना नहीं है, पर अगर आप लोग उसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो कुछ नुकसान तो है नहीं, ठीक है ना। तो उसी में से मैं स्टार्ट करती हूँ कि अपने जो एक वेदांग ज्योतिष हैं ऋषि लगाध, उन्होंने क्या बोला है कि जैसे कि मोर के सिर पे जो कलगी सी होती है ना, बहुत सुंदर, कभी मोर की फ़ोटो देखना, ठीक है। या फिर जैसे कि कोबरा के सिर में मणि होती है, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो उन्होंने उसी चीज़ को साइंस में, मैथ्स को उसी चीज़ से कंपेयर किया है कि जैसे इन सब चीज़ों की शोभा किससे बढ़ती है, जैसे कि कोबरा की शोभा बढ़ती है मणि से, या फिर पिकॉक की शोभा बढ़ती है उसके कलगी से, वैसे ही साइंस की जो शोभा है वो है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स जो है वो साइंस के बिल्कुल सिर पे बैठ के उसकी शोभा बढ़ाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन देखेंगे इंडिया का, वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथ्स, ठीक है। अब देखो जैसे कि अरिथमेटिक अपने को पता है कि मैथ्स जो है, अरिथमेटिक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें वैल्यूज़ आर नोन, ठीक है। अलजेब्रा जो है जिसमें हम लोग डील करते हैं अनसर्टेन वैल्यूज़ के साथ में, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ पता नहीं रहती। लेकिन जो अरिथमेटिक है उसमें जो है वैल्यूज़ अपने को पता रहती है, जैसे कि 5 + 3 8 होता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अरिथमेटिक्स। अलजेब्रा क्या होता है, a + 9 = 5, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि -4 आएगी, तो दैट इज़ अलजेब्रा, ओके। तो हम अरिथमेटिक्स में आ जाते हैं। अब अरिथमेटिक्स का जो बेसिक्स है वो क्या है, नंबर सिस्टम है, ठीक है। अरिथमेटिक्स का जो बेसिस है वो है नंबर सिस्टम। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा भी होगा 8th में, ठीक है ना। और नंबर सिस्टम में बताओ आपका कोई भी नंबर सिस्टम, अगर आप 0 हटा देंगे तो कैसे होगा, बनेगा क्या कोई भी नंबर सिस्टम। चलिए आप काउंट कर लीजिए 1 से 9 तक, उसके आगे आप कैसे काउंट करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास 0 नहीं है, 10 नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे बनेगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में 0 हैज़ अ स्पेशल प्लेस, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डिस्कवरी। अब 0 आपने तो हमेशा से ही सुना होगा कि 0 किसने दिया है, इंडिया ने दिया है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ 0 पे आ जाते हैं कि कैसे कैसे डिस्कवरी ऑफ 0, किनका कंट्रीब्यूशन रहा है डिस्कवरी ऑफ 0 में, ठीक है। तो कंसेप्ट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ वेदास, ठीक है। अपने वेदास में भी मैंशनड है 0। कैसे मैंशनड है, यजुर्वेद में मैंशनड है। यजुर्वेद में किस नाम से 0 को क्या टर्म क्या दिया गया है, खम, ठीक है, ओम खम, ठीक है। तो जो खम, ओम खम ब्रह्मा, ठीक है। तो जो खम शब्द है वो स्काई के लिए भी यूज़ होता है और 0 के लिए भी यूज़ होता है। तो जो ज्योतिष की जो बुक्स है ना, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, हाँ एस्ट्रोलॉजी। तो जो ज्योतिष वाली बुक्स हैं, मुझे ना एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं उसमें जो खम वर्ड यूज़ किया गया है
वो ज़ीरो को इंडिकेट करने के लिए किया गया है, ठीक है। जो भास्कराचार्य हैं, अपने ग्रेट मैथमेटिशियन भास्कराचार्य, उन्होंने अपनी बुक लीलावती में भी खम को यूज़ किया है, खम, ठीक है। या ये शायद आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, खम, इसको इन्होंने ज़ीरो के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसको उन्होंने डिस्क्राइब कैसे किया है, इसको मतलब इस कॉन्सेप्ट को शून्य परिक्रमाष्टक, ठीक है, शून्य परिक्रमाष्टक। और इन्होंने एक जो शून्य परिक्रमाष्टक के अंदर इन्होंने एक लॉ भी दिया है। वो लॉ क्या दिया हुआ है कि जो हमें पता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि किसी भी नंबर में अगर ज़ीरो का एडिशन होगा तो नंबर सेम रहेगा, किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। 0 × 1 0, 0 × 5 0, कोई भी नंबर ले लो, 0 × 1000 0, किसी भी नंबर में ज़ीरो का एडिशन सेम नंबर देगा अपने को, ठीक है, सम सेम होगा। जैसे कि 0 + 5 5, 0 + 9 9, ठीक है। और ज़ीरो का स्क्वायर, ज़ीरो का क्यूब, ये सब क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। अब जो क्रेडिट है ऑफ कंसेप्चुलाइजिंग ज़ीरो, ये जाता है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं, सभी ने ज़ीरो के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। जैसे कि पनीनी का नाम आपने सुना है, ठीक है, ग्रामेरियन थे वो, संस्कृत ग्रामर उन्होंने दिया था अपने को, ठीक है। पनीनी है 500 BC में। अब देखो 500 BC मतलब अभी हम लोग हैं 2024 में, ठीक है, मतलब 2000 अभी का 525 साल पहले की बात है। पिंगल है, पिंगल 200 BC, ठीक है, मतलब 2200 साल पहले, ठीक है। ऋषि ग्रुत सामद, ठीक है, इन्होंने सब ने कंसेप्चुलाइज किया ज़ीरो को। और फर्स्ट प्रूफ जो है, फर्स्ट प्रूफ ऑफ सिंबल ऑफ ज़ीरो, ये हमें कहाँ मिलता है, बख्शाली पांडुलिपि में। कहाँ मिलता है, बख्शाली पांडुलिपि, ठीक है। ये तो हो गई ज़ीरो की बात। अब हम आ जाते हैं नंबर सिस्टम पे, ठीक है। नंबर सिस्टम याद है ना, जो अपन 8th में पढ़े थे, ठीक है। ऐसे लाइन खींचते हैं, ज़ीरो लिखते हैं बीच में, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, याद है ना, ठीक है। तो चलिए अब नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। तो एंशियंट टाइम में वेरियस नंबर सिस्टम्स थे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, रोमन नंबर्स में भी अपन लिखते हैं ऐसे 1 2, ठीक है, याद है ना। तो वेरियस नंबर सिस्टम्स थे, ठीक है। तो जो अपन यूज़ करते थे वो था देवनागरी नंबर सिस्टम। हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी भाषा है, लिपि क्या अपनी देवनागरी लिपि है ना, तो अपन यूज़ करते थे देवनागरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देवनागरी नंबर सिस्टम में क्या हुआ था कि हिंदू स्कॉलर जो थे कंग नाम के, ठीक है, जो कंग हमारे हिंदू स्कॉलर थे, उन्हें बगदाद बुलाया गया, ठीक है। उन्हें कहाँ बुलाया गया, बगदाद बुलाया गया। और उन्होंने क्या किया, जो हिंदू न्यूमेरिक सिस्टम है उसको वहाँ तक पहुँचाया। तो अरब कंट्रीज़ में हिंदू न्यूमेरिक सिस्टम पहुँच गया, ठीक है, क्योंकि उनको जो है वो बगदाद बुलाया गया, तो उन्होंने वहाँ जाके लिखाया, पढ़ाया, सिखाया, जो भी किया। तो उसकी वजह से जो हिंदू न्यूमेरिक सिस्टम था अपना देवनागरी वाला, वो पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, अरब पहुँच गया। और उन्होंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया अरब स्कॉलर्स को, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस और मैथमेटिक्स किसको पढ़ाया, अरब स्कॉलर्स को। और उन्होंने ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है, ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा, याद रखना। ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ठीक है। जो ऐसे बुक्स आएंगी ना, उसका नाम याद कर लेना। जैसे भास्कराचार्य की हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था लीलावती, ठीक है, तो वैसे ही याद करते रहना, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त की बुक थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांता, इसको उन्होंने अराबिक में ट्रांसलेट किया, ठीक है। ऑल्सो जो हिंदू न्यूमेरिक्स थे वो सीरिया में भी पहुंच गए थे, ठीक है, और वहाँ पे भी लोग उसको यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब देखो, जो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, वो अरेबिया पहुँचा। अरेबिया से किधर पहुँचा, इजिप्ट पहुँचा, ठीक है। वर्ल्ड मैप देखना, अरेबिया से पहुँचा, किधर पहुँचा, इजिप्ट पहुँचा। इजिप्ट से वो कहाँ चला गया, नॉर्थ एशिया पहुँच गया, ठीक है। इजिप्ट से पहुँचा नॉर्थ एशिया, और नॉर्थ एशिया से पहुँच गया यूरोप। लेकिन अब देखो यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप चूँकि ये अरेबिया से आ रहा है ना, तो इन्होंने इसको बोला अरेबिक नंबर सिस्टम। इन्होंने उसको क्या बोला, अरेबिक नंबर्स, क्योंकि इन्हें तो पता नहीं था ना, इनकी हिस्ट्री नहीं पता थी ना इनको, कि ये आ तो इंडिया से ही रहा है, ठीक है।
तो इन्होंने इसको अरेबिक नंबर्स बोला, लेकिन जो अरेबिया वाले थे उन्होंने एक्नॉलेज किया, प्रेज़ किया कि हाँ भाई ये हिंदू नंबर्स हैं, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने क्या बोला, अल अरकान अल हिंदू, ये जो हिंदू नंबर सिस्टम है इसको ये बोलते थे अल अरकान अल हिंदू, ठीक है। और जो 10 नंबर्स हैं, ठीक है, 0 से 9, उसको ये बोलते थे हिंसा, जैसे अपन गिनती बोलते हैं ना वैसी, चूँकि हिंद सा, ठीक है। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, मिस इंटरप्रेट नहीं करना है अपने को। जो ये अरब कंट्रीज़ जो हैं, जो इंडस रिवर थी ना, इसको ये बोलते थे, जो इंडस रिवर ऐसे फ्लो कर रही है इसको ये बोलते थे हिंदोज़, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, हिंदोज़ रिवर बोलते थे। और हिंदोज़ से जो इधर जो कंट्री है वो जो लोग रहते हैं उनको ये हिंदूज़ बोलते थे, ओके। तो इसलिए ये हिंदसा, ओके, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू पता है सबको, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे अपन बचपन में किया करते थे प्लेस वैल्यू, ठीक है। कोई भी काउंटिंग के लिए प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है ना। तो जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन है लाप्लास, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो उनके नाम से बहुत सारे थीरम्स पढ़ेंगे, लाप्लास थ्योरम, ठीक है। तो उन्होंने जो इंडिया को क्रेडिट दिया है किस चीज़ के लिए, डेवलप करने के लिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये लाप्लास जो हैं इन्होंने ये इंडिया को क्रेडिट देते हैं फॉर गिविंग द वर्ल्ड प्लेस एंड फेस वैल्यू, ठीक है। तो अब ये प्लेस वैल्यू की बात हो गई। अब हिंदू न्यूमरल्स की हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। बहुत सारे नंबर सिस्टम, बहुत सारे नंबर्स डेवलप हुए, ठीक है, जैसे जैसे वक्त बढ़ते गया। सबसे पहले जो हम मतलब एज़ पर ऑर्डर बता रही हूँ, ठीक है, पहले से बाद, पहले खरोष्ठी 4th सेंचुरी BC ना, 4th सेंचुरी BC, उसके बाद ब्राह्मी 3rd सेंचुरी BC, उसके बाद ग्वालियर सिस्टम आया 9th सेंचुरी AD में, फिर देवनागरी आया 11th सेंचुरी AD में, और अब जो हम लोग यूज़ करें मॉडर्न सिस्टम, दैट इज़ हिंदू अरेबिक, ठीक है, हिंदू और अरेबिक का फ्यूजन, ठीक है, दैट इज़ मॉडर्न सिस्टम, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग ये चीज़ बुक से पढ़ लेना कि जो खरोष्ठी सिस्टम है ना और ब्राह्मी सिस्टम, ये सब में जो और जो अपनी वैदिक बुक्स हैं उसमें कुछ कुछ जो 10 के मल्टीपल्स हैं उसका नाम दिया गया है, ठीक है, जो आप लोग रट लेंगे, रटने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे कि 10⁻11 को न्यूतम, ठीक है, उत्संग बोलते हैं 10⁻21 को, ठीक है, हेतु हीलम बोलते हैं 10⁻31 को, हेतु हीलम, ठीक है, 10⁻41 को बोलते हैं नेत्रवाद्यम। इसके बाद कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, प्रॉमिस, बस ये एक्सरसाइज के पहले थोड़ा सा रट लेना, ठीक है। और तलक्षण बोलते हैं 10⁻53 को, 10⁻53 को क्या बोलते हैं, तलक्षण, ठीक है। देखो ये तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है, 11, 21, 31, 41, 51, इधर का थोड़ा सा, न्यूतम, उत्संग, हेतुहीलम, नित्रवाद्यम, तलक्षण, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू कोडेड नंबर्स। अब कोडेड नंबर्स क्या होते हैं भाई, कोडेड नंबर्स क्या होते हैं, जब कोई अल्फ़ाबेट हम लोग यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अ नंबर, उसको क्या बोलते हैं, कोडेड नंबर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं है, पर जैसे कि अपन नंबरिंग करते हैं साइड में, तो जब हम लोग सब सेक्शन बनाते हैं तो 1 2 3 4 के बाद अपन आ जाते हैं ABCD पे, तो वो क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, ठीक है। वहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। और शब्दांक में क्या होता है, कुछ कुछ शब्द यूज़ कर देते हैं, अंक यूज़ कर देते हैं। व्यंजनांक क्या है, जहाँ पे अपन व्यंजन यूज़ करते हैं, ओके। तो इसका यूज़ मिला है अपने को एस्ट्रोलॉजी और अदर वैदिक बुक्स में, ठीक है। तो ये कोडेड नंबर्स हैं, मतलब हम लोग एग्जैक्टली नंबर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर कुछ कोड्स यूज़ कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट नंबर्स। सो व्हाट आर दीज कॉल्ड, कोडेड नंबर्स। अब ठीक है, देखो इसी से रिलेट करके आओ अलजीब्रा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि वो अननोन क्वांटिटीज़ पे, मतलब देखो अरिथमेटिक में अपने को क्या होता है, क्वांटिटीज़ पता होती हैं, अपन सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। अलजीब्रा जो है वो डील करता है अननोन क्वांटिटीज़ के साथ में। जैसे कि आपने वाले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे ना, 10 साल पहले मेरी एज इतनी थी, 5 साल बाद मेरी एज इतनी है, तो अब कितनी हो गई। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अज्यूम करके चलते हैं एक वैल्यू x या y या जो भी, और फिर हम
उस वेरिएबल के लिए पूरा इक्वेशन सॉल्व करके एक नंबर पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो डील करता है अननोन क्वांटिटीज़ के साथ जो कि नॉट नोन इन बिगिनिंग, जैसे मैंने बताया कि कैलकुलेशन करने के बाद हम उस वैल्यू पे पहुंचते हैं। तो इसलिए अलजीब्रा को क्या बोला जाता है, अनएक्सप्रेस्ड मैथमेटिक्स, मतलब वो एक्सप्रेस्ड नहीं रहता, ठीक है। और इसको कोडेड मैथ या इम्प्लिसिट मैथ भी बोलते हैं, ठीक है। कोडेड मैथ या फिर इम्प्लिसिट मैथ बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे मिलता है अपने को, शूल्व सूत्र में। अच्छा, शूल्व सूत्र बता रही हूँ मैं क्या होता है। जो शूल्व होता है ना, वो होता है रस्सी जो अच्छा हवन करते हैं जब अपन स्वाहा स्वाहा, तब एक वेदी में करते हैं, ठीक है। एक ऐसे अपने को टैंक जैसा मिलता है, ठीक है, उसमें अपन हवन करते हैं, है ना। ये तो जो वेदी में अपन हवन करते हैं, ये अभी तो अपने को एक ही तरह की मिलती है, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे अलग अलग जो रिचुअल्स फॉलो करने के लिए अलग अलग वेदी बनाई जाती थी, ठीक है, तो जिसको यज्ञ अल्टर्स बोलते हैं। तो शूल्व क्या होता है, जिस रस्सी से नाप नाप के ये वेदी बनाते थे ना, उसको बोलते थे शूल्व, ठीक है। तो शूल्व सूत्र में कुछ कुछ फॉर्मूलेस, कुछ कुछ कैलकुलेशंस दिए हैं ये शूल्व सूत्र बनाने के, शूल्व बनाने के, वेदी बनाने के, ठीक है। तो उसके कारण भी, जो रिचुअल्स के कारण भी अपना मैथ्स बहुत डेवलप हुआ है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो आर्यभट्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो एरिथमेटिक एज वेल एज अलजीब्रा दोनों ही फील्ड में अच्छा, मतलब रिकमेंडेबल कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। अलजीब्रा डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ड्यूरिंग द ब्रह्मगुप्त के टाइम पे, ठीक है। ये छोटी छोटी जो स्टेटमेंट्स हैं वो याद कर लेना। और जो पृथुदक स्वामी है उन्होंने इसे बीज गणित बोला, क्या बोला, बीज गणित, ठीक है। तो अलजेब्रा के देखो कितने सारे नाम हो गए, अनएक्सप्रेस मैथमेटिक्स हो गया, कोडेड मैथ हो गया, इम्प्लिसिट मैथ हो गया, बीज गणित हो गया, ठीक है। इतने सारे नाम हो गए ना अलजेब्रा के। हो गया अलजेब्रा। अब आ जाते हैं ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री या फिर ज्यामिति जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री डील्स विद क्या, शेप्स, ठीक है, मेजरमेंट्स, ये सब चीज़ों से डील करता है ना ज्योमेट्री। तो इसका जो बेस है वो भी वैदिक पीरियड में ही इसका जो फाउंडेशन है वो ले कर दिया गया था, ठीक है। कल्प वेदांग इन द फॉर्म ऑफ शूल्व सूत्रास। अच्छा वही देखो, अब शूल्व सूत्रा किससे डील करता है, जो वेदी वगैरह बनाते थे उसका मेजरमेंट, उसका शेप, यही सब चीज़ों से डील करता है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है, रोप यूज्ड इन मेजरिंग अल्टर्स, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब जो शूल्व सूत्रास, जो अब सूत्र मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, सूत्र मतलब फॉर्मूला। तो जो बहुत सारे शूल्व सूत्र हैं, जो उनके जो फॉर्मूला देने वाले हैं उनके नाम पे रखा गया है, सीधी सी बात है। अब आप ये मैथमेटिशियंस के नाम अगर आप याद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, बोधियन, आप स्तंभ, कात्यायन, मानव, ठीक है, मैत्रायन, ये सब, ठीक है। और शूल्व सूत्र में क्या बताया गया है, वही बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया, इन्फो ऑफ हाउ टू मेक वेदीज ऑफ डिफरेंट शेप। वेदीज मतलब ऑल्टर्स, जो यज्ञ करने के लिए जो ऑल्टर्स बनाते थे, स्वाहा, ठीक है, वो वेदीज हैं, ठीक है। और इस फील्ड में ज्योमेट्री वाली फील्ड में कंट्रीब्यूशन किसका किसका है, आर्यभट्ट का है, ब्रह्मगुप्त, भास्कर वन, महावीर, ठीक है, इन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। चलो भाई आ जाते हैं बोधियन थ्योरम में, ठीक है। बोधियन थ्योरम, बोधियन थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। बोधियन थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, कोई भी एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला, बोधियन थ्योरम ये बोलता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल जो हाईलाइटेड है ना, उसको देखना कि इस वाले एज से जो अपन स्क्वायर बनाएंगे एक्सटेंड करके, जो भी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और इस वाले एज से जो स्क्वायर बनेगा, देखो मान लो कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है, अरे बड़ा बड़ा हो गया है, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का ये एज है, मतलब स्क्वायर बनेंगे विथ ए इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, जिसमें ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, और ये 4 है ना, एग्जाम्पल ले रही हूँ ना, नापना नहीं।
अगर यहाँ पे भी एक स्क्वायर बनाएंगे जिसके सारे एजेस जो रहेंगे 4 4 4 रहेंगे, तो इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इस एरिया का, इस स्क्वायर का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया इक्वल टू इस वाले स्क्वायर का एरिया, मतलब ये जो भी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर बनेगा उसके एरिया के बराबर होगा। मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 9 + 16, ये क्या हो जाएगा 25। मतलब अब देखो 25 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। मतलब अपने को पता चल गया ना हाइपोटेनियस कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बस ये याद रखना कि इससे जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया प्लस इससे जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया बराबर होगा हाइपोटेनियस या डायगोनल से जो स्क्वायर बनेगा उसके एरिया के। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे पाइथागोरस थ्योरम हम अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं समझ आया भूल जाओ, ठीक है। बस ये याद कर लो, ये बोधियन थ्योरम है, ठीक है। तो बोधियन थ्योरम क्या बोलता है कि अब देखो जो डायगोनल से स्क्वायर बनेगा ना उसको मैंने A3 लिया था, तो इस स्क्वायर और इस स्क्वायर का एडिशन ही ये स्क्वायर का एडिशन इसका एरिया होता है, ठीक है। तो A1 + A2 = A3, ठीक है, आया समझ में। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो अपन पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ते हैं। पर ये किसको पता था, बोधियन को पता था। बोधियन पाइथागोरस से बहुत पहले आए थे, उन्हें पता था, पर उनको हमारी क्या है क्रेडिट लेने की आदत नहीं है, ठीक है, मजाक कर लो, तो क्रेडिट नहीं दिया गया। वो थ्योरम किसके नाम से रख दिया गया, पाइथागोरस के नाम पे रखा गया, ठीक है वो बोधियन थ्योरम, ठीक है। लेकिन अब यही है कि हम पाइथागोरस थ्योरम नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया ना अच्छे से, नहीं समझ आया तो डरना नहीं है ना, आगे हम आराम से पढ़ेंगे। इसी पाइथागोरस थ्योरम को इस जो बोधियन थ्योरम है ना, इसको शूल्व थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहीं पे यही लिखा था कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो नोन टू शूल्व सूत्र राइटर्स मच बिफोर डेट, ठीक है। अब चलो पाई पता है, हिस्ट्री ऑफ पाई पढ़ते हैं अब, ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात ये बताओ पाई क्या होता है। पाई का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल। ये तो पढ़ा होगा पहले। डायमीटर क्या होता है, जैसे अगर मान लो एक कोई भी सर्कल है जिसका रेडियस r है, सर्कल अच्छे से नहीं बना, जिसका रेडियस r है, ठीक है, तो डायमीटर क्या होगा 2 × रेडियस होता है, और सर्कमफरेंस क्या होता है 2πr। तो देखो r कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या मिला पाई मिला ना। तो वही मैं बोल रही हूँ, पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर। तो चलो अब हिस्ट्री ऑफ पाई पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट जी, ठीक है, उन्होंने एस्टिमेट कर दी थी उस समय पाई की वैल्यू। देखो पाई की वैल्यू जो है वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, पर फिर भी बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ रही है, ठीक है। तो उन्होंने उस समय एस्टिमेट कर दी थी पाई की वैल्यू। उन्होंने क्या बोला था कि जब हम 100 में 4 ऐड करें, फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 62,000 ऐड करें, तो जो हमें आंसर आएगा, ठीक है, 100 में 4 ऐड करें, फिर उसे 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 62,000 ऐड करें, तो जो आंसर आएगा ये आंसर होगा सर्कमफरेंस। क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल जिसका जो डायमीटर है वो है 20,000, ठीक है। उन्होंने सीधा सर्कमफरेंस निकाल दिया ऐसे सर्कल का जिसका डायमीटर 20,000 है, ठीक है। तो अब यहाँ से पाई की वैल्यू निकाल लो। अभी मैंने बताया पाई की वैल्यू क्या होती है, सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर। तो उन्होंने सर्कमफरेंस निकाल दिया। क्या सर्कमफरेंस की क्या वैल्यू आई, 100 + 4 100 + 4 104, 104 × 8 832 हुआ, 62,000 + 832 62,832, ठीक है। 100 + 4 104, 104 × 8 832
832 प्लस 62,000, 62,832। तो 62,832 जो है वो सरकमफेरेंस है ऐसे सर्कल का जिसका जो डायमीटर है वो क्या है 20,000 है। ठीक है, तो 62,832 अपॉन डायमीटर अगर करेंगे हम तो पाई की वैल्यू आनी चाहिए ना, यहाँ पे अपन ने किया तो उनके हिसाब से पाई की वैल्यू आ रही थी 3.1416, जो कि प्रेजेंट डे जो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू बहुत लंबी है, सर्च करके देखना। ठीक है, तो जो प्रेजेंट डे पाई की जो वैल्यू है उसके अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस वो वैल्यू उस समय करेक्ट आई थी, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैथमेटिशियन है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो है फिर से आ गया, देखो भास्कराचार्य की बुक कौन सी थी, लीलावती। इन्होंने लीलावती में पाई की वैल्यू दी थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सीधा सीधा बताया था, फॉर्मूला दिया था सरकमफेरेंस निकालने का। ठीक है, देखो बेटा सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है ना, इसको मैं 2r इंटू पाई लिख सकती हूँ ना। ठीक है, और 2r क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर इंटू पाई क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो इन्होंने क्या बोला, सरकमफेरेंस निकालने के लिए डायमीटर को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो डायमीटर निकालने के लिए इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो उन्होंने इनडायरेक्टली पाई की वैल्यू ही तो दे दी कि पाई की वैल्यू ये होती है करके। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आई 22/7। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, 3927 अपॉन 1250। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आई 22/7। ठीक है, तो इस तरीके से भास्कराचार्य जी ने भी पाई की वैल्यू दे दी हमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ठीक है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, इन्होंने π/10 की वैल्यू अनुष्टुप वर्ष में दी थी। ठीक है, इनका जो भी अनुष्टुप वर्ष था इसमें इन्होंने π/10 की वैल्यू दी थी स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने। इन्होंने इसको कुछ कोडिंग करके दिया था जिसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया था इन्होंने। ठीक है, और उस जो कोडिंग थी ना, जो उन्होंने श्लोक लिखा था उसको, उसके 3 इंटरप्रिटेशंस हैं। तो जिसमें जो लास्ट वाला इंटरप्रिटेशन है ना, उस इंटरप्रिटेशन से π/10 की वैल्यू निकलती है करेक्ट अप टू 32 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 32 डेसिमल प्लेसेस। अभी तो हमें पाई की वैल्यू किसी को भी याद नहीं होगी, पाई बोलने से सीधा 22/7 या 3.14 ही आता है। ठीक है, तो उन्होंने उस समय करेक्ट अप टू 32 डेसिमल प्लेसेस वो उन्होंने पाई की वैल्यू दी थी। किसने दी थी, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने। नेक्स्ट श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, इनका जो फर्स्ट रिसर्च पेपर था यूरोप में। ठीक है, इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था यूरोप में जिसका टाइटल था मॉड्यूलर इक्वेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन टू पाई। ठीक है, इनका जो रिसर्च पेपर था इसमें इन्होंने पाई की वैल्यू दी थी। ठीक है, हो गया पाई का। अब चलो ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है क्या पहले, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस बार के सिलेबस में तो है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जैसे ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है मैंने, तो इसमें कोई भी एंगल दिया होता है। ठीक है, तो साइड और एंगल के बीच का रिलेशन होता है, जैसे कि इसमें कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे हम, जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो साइन तो ये क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो रिलेशन देता है एंगल्स और साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बीच में। ठीक है, और उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या हो, अच्छा इसका यूज़ क्यों होता था, इंडियन मैथमेटिशियंस क्यों यूज़ करते थे इसका, कैलकुलेटिंग द पोजिशंस ऑफ प्लैनेट्स इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। एक होता है खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी होता है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, ऐसे बोलते नहीं है आपका गुरु ये सूर्य खराब चल रहा है, शनि खराब चल रहा है। ठीक है, जो भी। ठीक है, तो इसका जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है वो जो अपने एस्ट्रोलॉजर्स थे और एस्ट्रोनॉमिस्ट्स थे वो यूज़ करते थे पोजीशंस ऑफ प्लैनेट्स पता करने में। ठीक है, इसमें ये बहुत हेल्पफुल था। इसमें किसका कंट्रीब्यूशन रहा है, आर्यभट्ट का रहा है, वराहमिहिर का रहा है, ब्रह्मगुप्त का रहा है।
ठीक है, ठीक है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन सी बुक्स में मेंशन्ड है ये बता रहा है। सूर्य सिद्धांत में मेंशन्ड है, ठीक है। सूर्य सिद्धांत किसने लिखी है? देखो ऐसा कहीं पे आपको लता देव आएगा, कहीं पे आर्यभट्ट आएगा, ठीक है। तो जो आर्यभट्ट के जो डिसाइपल थे, मतलब जो आर्यभट्ट के शिष्य थे, वो थे लता देव, ठीक है। तो आप लोग देख लेना किसने, मतलब इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिए हैं, क्योंकि आप सर्च करेंगे ना तो कहीं कहीं पे लता देव आएगा, कहीं कहीं पे आर्यभट्ट आएगा, ओके। तो सूर्य सिद्धांत। दूसरा है पंच सिद्धांत। पंच सिद्धांत किसने लिखी है? वराहमिहिर ने। तीसरा है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, मैंने पहले भी बताया था इसका नाम। ये किसने लिखी है? ब्रह्मगुप्त ने लिखी है, ठीक है। तो और जो डॉक्टर ब्रिजमोहन है वो क्या बोलते हैं, उनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। डॉक्टर ब्रिजमोहन की बुक जो है वो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है। उसमें इन्होंने बोला है कि जो अपने हमारे जो एंशंट मैथमेटिशियंस थे उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मैंने बताया ना, साइन, कॉस, ऐसे 6 फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सब फंक्शंस हैं। डरना नहीं है, नाम सुन के आगे पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि 3 ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वर डिफाइंड बाय हिंदूज़ फर्स्ट। हिंदूज़ मतलब जो अपने एंशिएंट मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने, ठीक है। चलो भाई एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाते हैं। ये तो आप लोग कर लेंगे क्योंकि सब कुछ तो हो गया है, पर फिर भी चलो एक बार देख ही लेते हैं। चलो एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाते हैं। देखो 1.1 में देखो सीधी सीधी बात, क्वेश्चन देखना ना, ये पेज मत देखना, अपना बुक का एक्सरसाइज वाला पेज देखना, ठीक है। इसमें मैंने सारे आंसर्स पहले ही लिख दिए हैं क्योंकि, तो देखो आर्यभट्ट, मैच द फॉलोइंग का जो लास्ट है आर्यभट्ट, तो वो तो सीधा समझ में आ रहा है। आर्यभट्ट की बुक कौन सी होगी? आर्यभट्टिया होगी, ठीक है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में, तो जो वराहमिहिर ने क्या लिखा था? पंच सिद्धांत लिखा था। और ब्रह्मगुप्त, नाम से समझ आ रहा है ब्रह्म, तो ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा था? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा था, ठीक है। तो 2nd, 3rd और 5th तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो भास्कराचार्य हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी। भास्कराचार्य ने, भास्करा 2 बेसिकली, जो भास्कराचार्य हैं इन्होंने बुक लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। देखो आर्यभट्ट का आर्यभट्टिया हो गया, भास्कराचार्य ने एक बुक लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि, भास्कर 2 जो थे वो, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने लिखा था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, वराहमिहिर ने लिखा था पंच सिद्धांत, और भारती कृष्ण तीर्थ, ठीक है, भारती कृष्ण तीर्थ जो है उन्होंने, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वैदिक मैथमेटिक्स में रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, अच्छे से याद भी हो गया। आर्यभट्ट का आर्यभट्टिया, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी थी? भास्कराचार्य, ठीक है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, हाँ ब्रह्मगुप्त। पंच सिद्धांत वराहमिहिर, भारती कृष्ण तीर्थ वैदिक मैथ्स, ठीक है। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ। द वर्ड यूज्ड फॉर स्काई एंड जीरो वॉज ओम खम ब्रह्म, ठीक है। खम का जो यूज़ है वो स्काई और ज़ीरो दोनों के लिए यूज़ किया गया था। द लक्षण वॉज यूज टू डिनोट द नंबर 10⁻53, रटना पड़ेगा, ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है। 10⁻11, 21, 31, 41, 51, ये 5 वैल्यूज़ रट लेना आँख बंद करके, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम वॉज यूज बाय द मैथमेटिशियन आर्यभट्ट इन हिज बुक आर्यभट्टिया, ठीक है। कोडेड मैथमेटिक्स, इम्प्लिसिट मैथमेटिक्स, बीज गणित, ये सब किसको बोलते हैं? पढ़ा था ना हमने, अलजेब्रा को बोलते हैं ना, ठीक है। कोडेड मैथमेटिक्स जिसमें हम अननोन नंबर से डील करते हैं, इम्प्लिसिट मैथमेटिक्स, तो ये सब किसको बोलते हैं? अलजेब्रा को बोलते हैं। और वैदिक मैथमेटिक्स के होते हैं 16 सूत्र। कितने फार्मूला? 16। बहुत सारे फार्मूलाज हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि ऊर्ध्वतिर्गभ्याम, एक न्यूनेन पूर्वेण, एक आधिकेन पूर्वेण, ये सब हम आगे अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में। नाम भयानक है, पर अगर आपने एकदम ईमानदारी से, इज्जत से ये पढ़ लिया ना, तो आपका जो वैदिक मैथमेटिक्स अगर किसी ने पढ़ा हो तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है बेटा, बिल्कुल चुटकियों में कैलकुलेशन हो जाता है। जो अपन गिनते रहते हैं ना 25 स्क्वायर कितना होता है, 25 × 20, बिल्कुल आँख बंद करके कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। नाम भले आपको सुन के डर लग रहा होगा। तो वैदिक मैथमेटिक्स में कितने सूत्र हैं? 16 सूत्र होते हैं, 13 सब सूत्र हैं, ओके। अच्छा चलो
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सब आपको जो मैंने पहले पढ़ाया है और जो बुक है मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आप कोशिश करो वो सब आंसर्स लिखने की। अगर नहीं ही बना तो फिर कोई जुगाड़ करेंगे अपन पीडीएफ शेयर करने का, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि ये नहीं बन रहा है, ठीक है। और ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे शेयर किया जाए पीडीएफ। ओके, तो चलो। हाँ, तो राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न नंबर सिस्टम। मॉडर्न नंबर सिस्टम के ऊपर हमने अभी लंबी चौड़ी कथा कहानी पढ़ी, ठीक है, कि कैसे मॉडर्न नंबर सिस्टम इवॉल्व हुआ, कैसे वो देवनागरी नंबर सिस्टम था, वो कहाँ से अरब पहुँचा, कंक जो अपने थे उनको उन्होंने बुलाया, बगदाद में बुलाया, ठीक है, तो पढ़ाया आपने, ठीक है। तो मॉडर्न नंबर सिस्टम के ऊपर आप लिख लेंगे आराम से, ठीक है। फिर ऑन द डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, तो डिस्कवरी ऑफ राइट अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, बिल्कुल आराम से लिख लेंगे। भास्कराचार्य की बुक लीलावती में भी मेंशन्ड है, खम यूज़ किया जाता था, ठीक है। जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की बुक्स है उसमें खम वर्ड का यूज़ स्काई और ज़ीरो दोनों के लिए किया जाता था। किसने ज़ीरो का सिंबल दिया, किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया, आराम से हो जाएगा, ठीक है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम कोडेड नंबर्स, ठीक है, पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है बोधियन थ्योरम, बहुत अच्छे से समझाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम के इक्विवेलेंट, ठीक है, वो स्क्वायर वाला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है आपने। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द एस्टिमेशन ऑफ पाई, ठीक है, तो वही वाला कि 100 + 4 × 8 + 62,000, ये जो है वो किसका सरकमफेरेंस है, ऐसे सर्कल का जिसका डायमीटर कितना है 20,000 है। तो ये तो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द एस्टिमेशन ऑफ पाई। इन्होंने 4 वैल्यूज़ तक पाई की वैल्यू एस्टिमेट कर दी थी ना। नेम ऑफ क्रिएटर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स ऑल्सो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स कॉन्टेंट्स, ठीक है। तो वैदिक मैथमेटिक्स अगर अभी नहीं भी पता है तो आगे चल के पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.1 होता है ख़त्म, ठीक है। अभी हिस्ट्री था, आगे मैथ्स रहेगा, आगे एकदम इजी रहेगा, मज़ा आएगा अगर मैथ्स को मज़े लेके पढ़ोगे तो, ठीक है। और ऐसे बर्डन जैसे अरे मेरे से तो मैथ्स बनता ही नहीं है, ठीक है, ऐसे लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बिल्कुल एकदम ऊर्जा के साथ बैठना है कि बनेगा कैसे, नहीं देखते हैं, ठीक है। और नहीं बना तो मैं तो बैठी हूँ, ठीक है। डाउट पूछो बिल्कुल। अगर लंबा हो जा रहा है लेक्चर तो एक डाउट के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, पर समझ में तो आएगा, ठीक है। तो उसकी अगर आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो समझा के ही रहूँगी और आपको कैसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। 5 वीडियो बना देंगे एक ही टॉपिक पे, पर क्वेश्चन पूछना है, ओके, ठीक है। तो चलो फिर आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल से अपन एक्सरसाइज 1.1 के आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।